नमस्कार। आज संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हुई और इस वक्त भी लोकसभा में चर्चा चल रही है, कल भी जारी रहेगी। आज चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में मौजूद टेरर के अड्डों को नेस्तनाबूद करने के मकसद से किया गया था। हमारी फौज ने लक्ष्य को बिना किसी नुकसान के हासिल कर लिया। पाकिस्तान ने मिस एडवेंचर किया, उसकी सजा पाकिस्तान को दी गई। और जब पाकिस्तान घुटनों पर था, पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर की गुहार लगाई गई, तब ऑपरेशन सिंदूर को इस शर्त के साथ रोका गया कि अगर दोबारा किसी आतंकवादी हमले को अंजाम दिया गया तो ऑपरेशन सिंदूर फिर होगा। चूंकि विपक्ष की तरफ से बार बार यह सवाल पूछा जा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेना को कितना नुकसान हुआ, हमारे कितने फाइटर जेट गिरे, इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह सवाल ही गलत है। जब कोई स्टूडेंट पूरे नंबरों के साथ एग्जाम में पास हो तो यह नहीं पूछा जाता कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या पेन खो गया था। विपक्ष की तरफ से बार बार अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बयान का हवाला दिया गया और पूछा गया कि सरकार ने अमेरिका के दबाव में सीज फायर क्यों किया। इस पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तमाम देशों की तरफ से संपर्क किया गया था, लेकिन भारत ने सबको यह साफ साफ कह दिया कि यह मसला भारत और पाकिस्तान के बीच का है। इस मामले में भारत को किसी मीडिएशन की जरूरत नहीं है। एस जयशंकर ने कहा कि जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानों का सवाल है तो वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये बताना चाहते हैं कि 22 अप्रैल के आतंकवादी हमले के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत के साथ संवेदना और सॉलिडारिटी व्यक्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी। इसके बाद दूसरी बार ट्रंप ने 17 जून को प्रधानमंत्री मोदी को उस वक्त फोन किया जब वो G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए कनाडा गए थे। 22 अप्रैल और 17 जून के बीच ट्रंप की मोदी से कोई बात नहीं हुई। मतलब जब बात ही नहीं हुई तो मीडिएशन और ट्रेड डील के प्रेशर में सीज फायर की बात ही कहां से आ जाती है। आज ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विपक्ष की तरफ से क्या क्या सवाल उठाए गए, सरकार की तरफ से क्या क्या जवाब दिए गए, ये सब मैं आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन पहले यह बता दूं कि आज विपक्ष की तरफ से बार बार यह कहा गया कि पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था, लेकिन अब तक उन दहशतगर्दों के बारे में सरकार ने कोई जानकारी नहीं दी जिन्होंने पहलगाम के हमले को अंजाम दिया था। लेकिन आज जब पार्लियामेंट में इस मुद्दे पर बहस शुरू हुई, उससे पहले ही यह खबर आ गई कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने कश्मीर में 3 आतंकवादियों को मार गिराया है और मारे गए आतंकवादियों में वो हैवान भी शामिल है जिन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की जान ली थी। कश्मीर में श्रीनगर से करीब 20 किलोमीटर दूर दाची गांव के जंगलों में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी आज मारे गए और पता लगा है कि मारे गए आतंकवादी पहलगाम हमले के मुजरिम हो सकते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज इन आतंकवादियों की आइडेंटिटी कंफर्म करने की कोशिश कर रही हैं। असल में खुफिया एजेंसियों को यह खबर मिली थी कि पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले दाची गांव के पास के जंगलों में छिपे हुए हैं। इसके बाद सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन महादेव शुरू किया। इलाके की घेराबंदी की गई, दहशतगर्दों को चैलेंज किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस को देखते ही आतंकवादियों की तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकवादी मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस को आशंका है कि मारे गए दहशतगर्दों के कुछ और साथी भी हो सकते हैं। चूंकि यह इलाका बहुत घने जंगलों वाला है, इसलिए हो सकता है कि 1-2 आतंकवादी आसपास के इलाकों में छुप गए हों। इसलिए पूरे इलाके का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कश्मीर पुलिस की आईजी वीके विर्दी ने कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन अभी जारी है, इसलिए अभी बहुत सी बातें सिक्योरिटी रीजंस की वजह से नहीं बताई जा सकती। अभी ऑपरेशन इज स्टिल कंटिन्यू, ठीक है ना। इट वाज एन ऑपरेशन विच इज क्वाइट प्रोलॉन्ग्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है ना। दैट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, बट इन विच जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री एंड आर्मी they have an exchange of fire in the higher reaches. So as per the interior reports, 3 bodies are being observed and seems to be neutralized. So this is all, but still it is operation, so I would not like to divulge much at this moment. We will share details with you at an opportune time, ठीक है ना, because it takes some time to get more. पहलगाम हमले के बाद खुफिया एजेंसियों को यह खबर लगी थी कि इस हमले को अनंतनाग के आदिल हुसैन ठोकर, हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान
और अली उर्फ तलहा भाई ने अंजाम दिया था। इनमें से मूसा और अली ये पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं। मूसा पाकिस्तानी फौज की स्पेशल फोर्सेस का ट्रेंड कमांडो है और इस बात की पूरी संभावना है कि आज ऑपरेशन महादेव में मूसा मारा गया है। हालांकि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि मारे गए आतंकवादियों के बारे में ज्यादा डिटेल पुलिस देगी और इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। एलिमिनेट किए गए हैं। विवरण मुझे लगता है कि मैं बताऊं ये उचित नहीं, पुलिस प्रशासन उसका पूरा विवरण देगा। कई ऑपरेशन ऐसे होते हैं जिनकी जानकारी हमें नहीं मिलती है। इस प्रकार के अनेक काइनेटिक ऑपरेशन पिछले कई महीनों से जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ चला रही है, जिसमें आतंकवादी एलिमिनेट होते हैं। मुझे लगता है कि उसको तो ज़्यादा मीडिया हाईलाइट करती है, लेकिन ऐसे अनेक ऑपरेशन जिससे लोगों की जिंदगी बचती है वो हमारे ध्यान में नहीं आता। मैं सेना को, जम्मू कश्मीर पुलिस को और इस ऑपरेशन में लगे सभी साथियों को हृदय से बधाई देता हूं। तीनों आतंकवादी पहलगाम आतंकी हमले में शामिल थे। ये मैं समझता हूं कि पुलिस इसको डिटेल में बताए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि अगर ऑपरेशन महादेव के दौरान पहलगाम हमले के मुजरिम मारे गए हैं तो यह अच्छी बात है, लेकिन अभी तक की बात कंफर्म नहीं हुई है। अभी तक तो पूरी तरह से वो कंफर्म हुआ नहीं है। कंफर्म हो जाए तो अच्छी बात है। जिस दिन से पहलगाम का हमला हुआ 22 अप्रैल से, उस दिन से आज तक हमारे फोर्सेस जो हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे पैरामिलिट्री हो, चाहे आर्मी हो, इनके पीछे हम लगे रहें। अगर आज इनमें से एक भी जो है एनकाउंटर में मारा गया तो अच्छी बात है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेज और जम्मू कश्मीर सरकार बाद में इस बात की पुष्टि करेगी कि एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादी पहलगाम अटैक के हैवान हैं या नहीं। लेकिन जिस वक्त ये 3 दहशतगर्द मारे गए, उसी वक्त लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में डिटेल में सदन को जानकारी दी। रक्षा मंत्री ने बताया कि पहलगाम के बेहद क्रूर आतंकवादी हमले का बदला लेने के लिए भारत ने 7 मई को किस लक्ष्य के साथ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था और हमारी आर्म्ड फोर्सेस कितने प्रिसिशन के साथ सिर्फ 22 मिनट में आतंकवादियों के 9 ठिकानों को तबाह करने में कामयाब हुई। इस हमले में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। राजनाथ सिंह ने साफ साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद पाकिस्तान के साथ युद्ध बिल्कुल नहीं था। भारत ने सिर्फ पहलगाम में अपनी बहन बेटियों का सिंदूर मिटाने वालों को सबक सिखाने और आतंक के आकाओं के ठिकानों को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था और हमारी फोर्सेस ने लक्ष्य को पूरी तरीके से हासिल किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि अब आतंकवाद के खिलाफ भारत सुदर्शन चक्र उठा चुका है। देश पर बुरी आंख डालने वालों का संहार किया जाएगा और आतंकवाद फैलाने वाले पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। आज हम इस विशेष ऑपरेशन सिंदूर हमारे सामर्थ्य का ही प्रतीक था, जिसमें हमने दिखा दिया कि अगर कोई हमारे नागरिकों को मारेगा तो भारत चुप नहीं बैठेगा। भारत की आत्मरक्षा के लिए हमारा राजनीतिक तंत्र और नेतृत्व बिना किसी दबाव के काम करेगा। अब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि टेररिज्म और टॉक्स ये दोनों साथ नहीं चलते। सठे साक्ष्यम समाचरित, अर्थात दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना पड़ता है कभी कभी। अध्यक्ष महोदय, हमने भगवान कृष्ण से सीखा है कि शिशुपाल की 100 गलतियां माफ की जा सकती हैं, पर अंत में धर्म की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र उठाना ही पड़ता। हमने पार्लियामेंट का अटैक सहा है अध्यक्ष महोदय, 2008 का मुंबई अटैक सहा है, झेला है, लेकिन अब हमने कह दिया है इनफ इज इनफ। अब हमने सुदर्शन चक्र उठा लिया है अध्यक्ष महोदय। हमारी प्रवृत्ति भगवान राम और भगवान कृष्ण से प्रेरित है, जो हमें शौर्य भी सिखाती है और धैर्य भी सिखाती है। चूंकि विपक्ष बार बार यह सवाल उठा रहा था कि आखिर भारत ने सीज फायर क्यों किया, आज रक्षा मंत्री ने इस बात का भी जवाब दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत का इरादा पाकिस्तान की जमीन पर कब्जा करने का नहीं था, इसलिए जब पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, अपने एयरबेस तबाह होने के बाद उसने भारत से रहम की भीख मांगी, तब जाकर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पॉज करने का फैसला किया। हालांकि रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है और अगर पाकिस्तान की तरफ से फिर कोई गुस्ताखी हुई
तो इस बार उसको ऐसा सबक सिखाया जाएगा जिसे वो हमेशा हमेशा याद रखेगा। सीमा पार करना या वहां की टेरिटरी कैप्चर करना इस ऑपरेशन का उद्देश्य नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ करने का मकसद था, अध्यक्ष महोदय, उन टेरर नर्सरीज को खत्म कर देना जिन्हें पाकिस्तान ने बरसों से पाला पोसा था। और यह ऑपरेशन उन मासूम परिवारों को न्याय दिलाने के लिए लॉन्च किया गया था जिन्होंने पाक स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट अटैक्स में अपने प्रियजनों को खोया था। हमारी सेनाओं ने सिर्फ उनको टारगेट किया जो इन आतंकियों को सपोर्ट करते हुए भारत पर हमला करने की कोशिश में लगातार शामिल थे। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर का ओवरऑल पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव यह था कि आतंकवाद के रूप में प्रॉक्सी वार लड़ रहे पाकिस्तान को सजा दी जाए और इसी वजह से आर्म फोर्सेस को पूरी आजादी दी गई थी कि वे अपने टारगेट खुद चुने और करारा जवाब दें। और इस ऑपरेशन का उद्देश्य कोई भी युद्ध छेड़ना नहीं था, बल्कि फोर्स के डिमॉन्स्ट्रेटिव यूज से एडवर्सरी को झुकने के लिए मजबूर करना था। 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली है, अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। अब रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई हम लोगों के द्वारा कि यह ऑपरेशन केवल पाज किया गया है, स्थगित किया गया है। यह ऑपरेशन समाप्त नहीं हुआ है अध्यक्ष महोदय। अगर पाकिस्तान की ओर से भविष्य में कोई भी मिस एडवेंचर हुआ तो यह ऑपरेशन, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, दोबारा प्रारंभ हो। ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस की तरफ से सबसे पहले लोकसभा में पार्टी के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई बोले। गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार खुद यह मान रही है कि पाकिस्तान फिर कोई हिमाकत कर सकता है। ऐसे में सवाल है, फिर ऑपरेशन सिंदूर सफल कैसे हुआ? गौरव गोगोई ने कहा कि मोदी सरकार तो सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक के बाद भी यही कह रही थी कि आतंकवादियों का सफाया कर दिया गया है, पाकिस्तान को सबक सिखा दिया है। फिर पहलगाम का हमला कैसे हुआ? इंटेलिजेंस फेलियर की जिम्मेदारी कौन लेगा? गौरव गोगोई ने कहा कि ट्रंप कहते हैं उन्होंने सीज फायर कराया, ट्रंप दावा कर रहे हैं हमारे फाइटर जेट गिरे। इसलिए सरकार बताए सीज फायर क्यों किया, युद्ध क्यों रोका और हमारी फौज को कितना नुकसान हुआ। अपेक्षा बहुत की थी कि पहलगाम का उजागर होगा। आदरणीय गृह मंत्री नैतिक जिम्मेवारी लेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नैतिक जिम्मेवारी लेंगे। क्या वो 2016 के बाद क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि हम घुस के मारेंगे और पाकिस्तान को आज वो उनका जो भी टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको खत्म कर देंगे? वही बातें तब की, वही बातें पुलवामा की बात की, आज दोबारा वही बातें कर रहे कि हम घुस के मारे, हमने ये किया, फलाना किया। और ये अब भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट नहीं हुआ, अधूरा है, क्योंकि कल को जाके दोबारा पाकिस्तान कर सकता है। तो ये कैसा, ये जो सफल कैसे हुआ? फिर आज ये खुद कह रहे हैं कि हमारा मकसद युद्ध का नहीं था। हम पूछना चाहते क्यों नहीं था, होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? सीज फायर हो गया। क्यों हुआ? हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते थे, अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था तो आपने क्यों रुका? आप क्यों रुके और किसके सामने आप झुके? किसके सामने आपने सरेंडर किया? 26 बार आज राष्ट्रपति ट्रंप खुद कहते हैं कि 5-6 जेट गिरे हैं। आज आप बताएं कितने लड़ाकू जहाज गिरे? हालांकि इस सवाल का जवाब राजनाथ सिंह पहले ही दे चुके थे
राजनाथ सिंह ने कहा था कि विपक्षी दलों को सरकार से जो सवाल पूछने चाहिए वो पूछ नहीं रहा। सवाल यह है, क्या हमारी फौज ने आतंकवादियों के अड्डे तबाह किए? जवाब है हां। सवाल होना चाहिए, हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर उसके एयरबेसेस क्या तबाह किए? इसका जवाब है हां। इसके बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि जब कोई बच्चा अच्छे नंबरों से पास होता है तो नंबरों पर ध्यान देना चाहिए, उससे यह नहीं पूछा जाता कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या पेन खो गया था। कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मारे गिराए। यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है अध्यक्ष महोदय, तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हां। मैं विपक्ष के सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हां। आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, क्या हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में उन आतंकियों के आकाओं को मिटाया? तो इसका उत्तर है हाँ। आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। लक्ष्य जब बड़े हो, अध्यक्ष महोदय, लक्ष्य जब बड़े हो तो अपेक्षाकृत छोटे मुद्दों पर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए, क्योंकि छोटे मुद्दों पर ही ध्यान देते रहने से देश की सुरक्षा और सैनिकों के सम्मान और उत्साह जैसे बड़े मुद्दों से ध्यान हट सकता है। यदि मैं इसे और भी प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊं तो किसी भी परीक्षा के परिणाम में रिजल्ट मैटर करता है। यदि किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो गई। अध्यक्ष महोदय, अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर करता है और रिजल्ट यह है अध्यक्ष महोदय कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उन लक्ष्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने में हमने कामयाबी हासिल। चूंकि प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानों को लेकर विपक्ष के कई सांसदों ने सवाल उठाए, विदेश मंत्री से पूछा गया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद किसी देश ने भारत का समर्थन क्यों नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान की मदद की तो फिर विदेश मंत्री ने चीन का दौरा क्यों किया? ऐसा तमाम सवाल पूछे गए तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सबका सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर में ट्रेड या ट्रंप किसी का रोल नहीं था। ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच 22 अप्रैल से लेकर 17 जून के दौरान कोई बात नहीं हुई। डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि जब 9 मई की रात अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने प्रधानमंत्री को कॉल करके पाकिस्तान के एक बड़े अटैक की चेतावनी दी तो प्रधानमंत्री ने भी कह दिया था कि अगर पाकिस्तान ऐसी हिमाकत करेगा तो उसको इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जेडी वैंस से जो कहा उसके सबूत दुनिया ने पाकिस्तान के तबाह हुए एयरबेसेस की सैटेलाइट तस्वीरों के रूप में देखे हैं। During this period, there was, when the operations were on, when the conflict, when the activities were on, operation is still continuing. A number of countries, number of their leaders, ministers, others called up. On the 9th of May, Vice President J.D. Vance called the Prime Minister, warning of a massive Pakistani attack in the next few hours. Prime Minister, in his response, made it very clear that if such an attack happens, it would meet with an appropriate response from our side. That attack took place and was foiled by our armed forces. Our response, which the Prime Minister promised, was delivered, and it was delivered with devastating effect. I don't have to say anything. Every member has seen satellite pictures of Pakistani airfields. Our position was
If Pakistan was ready, we needed to get this as a request from the Pakistani side through the DGMO channel. That is exactly how that request came. Now, I want to make two things very clear, sir. One, at no stage in any conversation with the United States was there any linkage with trade. There was no call between the Prime Minister and President Trump from the 22nd of April, when President Trump called up to convey his sympathy, and the 17th of June, when he called up Prime Minister in Canada to explain why he could not meet. इसके बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने बताया कि यूनाइटेड नेशंस के 193 मेंबर्स में से सिर्फ 3 को छोड़कर कोई पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा है, सब भारत के साथ है। क्वाड ने भारत को सपोर्ट किया, जर्मनी, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन भी आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ है। ब्रिक्स देशों ने सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का समर्थन किया, इसमें चीन भी है। इसके बाद एस जयशंकर ने चीन के साथ कांग्रेस की सीक्रेट डील का जिक्र किया। कांग्रेस के राज में किस तरह चीन के साथ पाकिस्तान के रिश्ते मजबूत हुए, यह बताया। इसी दौरान कांग्रेस की तरफ से टोका टोकी होने लगी। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने नाराजगी जाहिर की। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के सांसद संविधान की शपथ लेकर अपनी बात बताने वाले देश के विदेश मंत्री का अनादर कर रहे हैं, और अगर विपक्षी सांसद नहीं सुधरे तो बीजेपी के सांसद भी उनके नेताओं को बोलने नहीं देंगे। मेरी एक बात की आपत्ति है, भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहां स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहां सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहां पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। संरक्षण देना चाहिए। उनके स्पीकर जब बोल रहे थे, हम पूरे धैर्य से सुने। मैं बताऊंगा कितनी असत्य बातें बोली गई कल, परंतु फिर भी असत्य को भी हम हलाहल समझकर पी गए। अब ये सत्य भी नहीं सुन पाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता है आपको प्रोटेक्शन देना चाहिए। बैठे बैठे टोका टोकी करना सबको आता है, ऐसा नहीं हमें नहीं आता, मगर इतने गंभीर विषय पर चर्चा जब हो रही है तो सरकार के प्रमुख विभाग के मंत्री को बोलते हुए बैठे बैठे टोकना ये विपक्ष को शोभा देता है क्या? मान्यवर, आपने बिल्कुल उनको आग्रह से कहना चाहिए, वरना हम भी हमारे मेंबर को बाद में समझा नहीं पाएंगे। ये चर्चा कल भी जारी रहेगी। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, अब कल अमित शाह चर्चा में हिस्सा लेंगे और इसके बाद राज्यसभा में भी ऑपरेशन सिंदूर पर बहस होगी, और हो सकता है कि राज्यसभा में चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इंटरवीन करें। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के बीच एक इंटरेस्टिंग खबर यह आई कि कांग्रेस ने पूर्व विदेश मंत्री शशि थरूर को चर्चा में हिस्सा लेने से मना कर दिया। शशि थरूर का नाम कांग्रेस के स्पीकर्स की लिस्ट में नहीं था, जबकि शशि थरूर यूपीए की सरकार में विदेश राज्य मंत्री रह चुके हैं, फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की तरफ से जो 7 डेलीगेशंस दुनिया के 33 देशों में गए, उनमें अमेरिका गए डेलीगेशन का नेतृत्व शशि थरूर ने किया था। पता यह लगा है कि शशि थरूर ने चर्चा में हिस्सा लेने की परमिशन मांगी थी, लेकिन कांग्रेस हाईकमान चाहता था कि शशि थरूर चर्चा के दौरान ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ बोले। शशि थरूर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। थरूर ने अपनी पार्टी को दो टूक बता दिया कि उनकी नजर में ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा और इसलिए वो इसके विरोध में नहीं बोलेंगे। जैसे पहले उन्होंने ऑपरेशन की तारीफ की थी, उसी तरह लोकसभा में भी करेंगे। कांग्रेस को यह मंजूर हो नहीं सकता था, इसलिए कांग्रेस ने शशि थरूर को अपने स्पीकर्स की लिस्ट से ड्रॉप कर दिया। आज जब शशि थरूर पार्लियामेंट पहुंचे तो उनसे इसके बारे में सवाल किए गए और थरूर ने बड़ी डिप्लोमेटिक लाइन लेते हुए कहा कि उन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा है, कुछ नहीं बोलेंगे। मौन व्रत सर, कुछ तो बोलिए सर। मौन व्रत।
थरूर तो बिना कुछ बोले निकल गए, लेकिन सदन में चर्चा के दौरान बीजेपी के नेता बैजंत पांडा ने कहा कि उन्होंने शशि थरूर का जिक्र किया और कहा कि थरूर बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन कांग्रेस ने उनको बोलने का मौका नहीं दिया क्योंकि थरूर सच बोलना चाहते थे और सच कांग्रेस को मंजूर नहीं था। देखिए, मजा तो तब आता अगर आप भी फ्री हैंड देते हैं। आपके कई सारे ऐसे नेता हैं जो बहुत अच्छा बोल सकते हैं। मैं तो सुन रहा था मेरे मित्र मान्य शशि थरूर जी जो बहुत ही अच्छा बोलते हैं। ये तो हालांकि अलग बात है कि अभी कुछ दिनों से उनके नेतृत्व उनके पार्टी के तरफ से उनको बोलने नहीं देते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनको देश के हित में बोलने के लिए कोई रोक नहीं सका। मजा तो उसमें आता है। जब से शशि थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया, दुनिया के तमाम देशों में जाकर ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखा, उसके बाद से शशि थरूर कांग्रेस हाईकमान की नजरों में खटकने लगे हैं। और अब तो हालत यह है कि कांग्रेस की केरल यूनिट ने शशि थरूर को पार्टी के प्रोग्राम्स में न बुलाने का ऐलान कर दिया है। इसलिए अगर आज शशि थरूर को कांग्रेस ने बोलने का मौका नहीं दिया तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वैसे आज लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा 2 घंटे लेट शुरू हुई क्योंकि विपक्ष ने यह शर्त रख दी कि सरकार पहले यह भरोसा दे कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के बाद बिहार में वोटर लिस्ट के इंटेंसिव रिवीजन पर बहस कराई जाएगी, तब जाकर आज की चर्चा शुरू होगी। इस मांग को लेकर आज संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ। ऑपोजिशन के तमाम एमपीज वेल में आ गए और एसआईआर पर चर्चा कराने की मांग करने लगे, जिसके बाद सदन की कार्रवाई रोकनी पड़ी। इसके बाद सदन के बाहर भी विपक्ष ने एसआईआर के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, एसआईआर को वापस लेने के नारे लगाए। इस प्रोटेस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और इंडिया अलायंस में शामिल तमाम पार्टियों के बड़े नेता मौजूद थे। इस प्रोटेस्ट के बाद कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के नाम पर लाखों लोगों के वोट काटे गए हैं, लोगों का वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है, इसलिए कांग्रेस इस पर चुप नहीं बैठ सकती। देखिए, बिहार में एसआईआर वहाँ के वोटर्स के लिए, वहाँ की जनता के लिए बड़ा मुद्दा है और इसको हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं। एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी होने के नाते अब लाखों में वोट कट जाए, वोटिंग राइट समाप्त हो जाए, तो पॉलिटिकल पार्टी इसको कैसे देख सकती है। इस वजह से आज भी सदन में व्यवधान हुआ, सदन कल तक के लिए स्थगित हो गया। अखिलेश प्रसाद सिंह को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जवाब दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि एसआईआर पर सदन के अंदर चर्चा नहीं हो सकती क्योंकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और वो पक्ष और विपक्ष से अलग है। लेकिन फिर भी विपक्ष जानबूझकर हंगामा कर रहा है क्योंकि वो मुसलमानों और बांग्लादेशियों को यह मैसेज देना चाहता है कि वो उनके साथ है। मैं समझता हूं कि विपक्ष जानता है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संगठन है जो सरकार पक्ष और विपक्ष से अलग है। इस पर सदन में चर्चा जवाब नहीं हो सकता, ये जानता है। उनको तकलीफ है कि अवैध लोगों को क्यों नहीं वोट डालने दिया जा रहा है। डूब करके मर जाओ, देश बचेगा तभी पार्टियां बचेगी। को बताना है कि मैं तेरे लिए हूं, चाहे बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो या मुसलमान हो, जो प्रस्थ हैं, जो दूसरे से ज्यादा प्रेम ये तुष्टीकरण की सीमा पार करते हैं, ये उसी के लिए हाय तो मचा रहे हैं कि ये नाम कटा क्यों। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर मचे घमासान के बीच आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आई। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह अभी सिर्फ ड्राफ्ट के स्टेज पर है, फाइनल लिस्ट नहीं है, इसलिए इस पर अभी रोक लगाने का कोई औचित्य नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्शन कमीशन से फिर कहा कि वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान आधार कार्ड, वोटर कार्ड, इन्हें भी कंसिडर किया जाए और उन्हें भी मान्य दस्तावेज के तौर पर स्वीकार किया जाए।
चूंकि सुनवाई के दौरान कुछ याचिकाकर्ताओं ने उन मतदाताओं का मुद्दा उठाया जिनकी मृत्यु हो चुकी है, साथ में वोटर्स के नाम कटने को लेकर प्रक्रिया पर सवाल उठाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इस पर कल सुनवाई होगी। इस मामले में चुनाव आयोग के वकील अश्वनी उपाध्याय ने कहा कि कोर्ट ने भले ही आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड को स्वीकार करने पर विचार करने की बात कही है, लेकिन सच तो यह है कि आजकल बिहार में कुत्ते बिल्ली के नाम पर आसानी से आधार कार्ड बन जा रहे हैं। इसलिए आधार को निवास प्रमाण पत्र के तौर पर कंसिडर नहीं करना चाहिए। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो मांग की जा रही थी कि बिहार में जो एसआईआर चल रहा है इसको रोक दिया जाए, उसको भी रोकने से इनकार कर दिया है। दूसरी मांग किया गया कि जो अब तक ड्राफ्ट बना इसको पब्लिश करने से रोक दिया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के किसी भी काम पे रोक लगाने से इनकार कर दिया है, यानी ड्राफ्ट एज इट इज पब्लिश होगा, जो अपने टाइम पे होना है। हमारा ये कहना है कि जिस तरीके से बिहार में कुत्ते और बिल्ली का आधार बन रहा है, उसके हिसाब से आधार को आइडेंटिटी प्रूफ के अलावा उसको रेजिडेंस प्रूफ नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अगर 2000 रुपये देके कुत्ते बिल्ली का आधार बन सकता है तो 2-2 हजार रुपए में रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों का भी आधार बन सकता है। चूंकि इलेक्शन कमीशन आधार कार्ड को सिटीजनशिप के दस्तावेज के तौर पर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, इस पर आज इस मामले में पिटिशनर योगेंद्र यादव ने कहा कि अगर बिहार में कुत्ते के नाम पर निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है, उसे इलेक्शन कमीशन एसआईआर में मान्य दस्तावेज के तौर पर स्वीकार कर रहा है, तो आधार कार्ड को स्वीकार करने में आखिर क्या दिक्कत है। बिहार में कुत्ते के नाम पर निवास प्रमाण पत्र इशू हो गया, आप चाहें तो मैं आपको प्रति दिखा देता हूं, वो चुनाव आयोग को स्वीकार है और राशन कार्ड स्वीकार नहीं, आधार कार्ड स्वीकार नहीं। ये क्या चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल 10:30 बजे वो इसके लिए समय तय करेंगे कि पूरी सुनवाई कब हो। इसके ऊपर पूरी सुनवाई आज नहीं हुई है और कल 10:30 बजे कोर्ट के अंदर ये मामला दोबारा आएगा। ये मामला छोटा नहीं है, ये मामला इस देश के करोड़ों लोगों के मताधिकार का है। अश्वनी उपाध्याय और योगेंद्र यादव ने जिस कुत्ते के नाम पर निवास प्रमाण पत्र का जिक्र किया, ये क्या मामला है मैं आपको बता देता हूं। असल में पटना के मसौढ़ी अंचल कार्यालय में एक कुत्ते के नाम पर निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। इसमें साफ साफ लिखा है कि यह प्रमाणित किया जाता है कि डॉग बाबू, पिता कुत्ता बाबू, माता कुतिया देवी, ग्राम मोहल्ला काउलीचक वार्ड संख्या 15, डाकघर मसौढ़ी, जिला पटना के स्थायी निवासी हैं। सोचिए, यह निवास प्रमाण पत्र 24 जुलाई 2025 को जारी हुआ है। इस पर राजस्व पदाधिकारी मुरारी चौहान का डिजिटल सिग्नेचर तक है और आवेदक की तस्वीर की जगह पर कुत्ते की तस्वीर ही लगी हुई है। जैसे ही इन डॉग बाबू के नाम से निवास प्रमाण पत्र बनाने का मामला सामने आया तो प्रशासन हरकत में आ गया। कुछ ही मिनटों के बाद इस सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया गया। इस मामले में प्रमाण पत्र का आवेदन करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रमाण पत्र बनाकर देने वाले अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। पटना के डीएम त्यागराजन एसएम ने कहा कि यह किसी शरारती तत्व का काम है। कर्मचारियों की लापरवाही से प्रमाण पत्र बन गया, इसलिए सबके खिलाफ एक्शन होगा। देखिए, मामला तो बहुत गंभीर है। ऐसा कोई मिस्टीवियस एलिमेंट ने प्रयास किया है और जो प्रमाण पत्र जो हैं 24 तारीख को 3:56 को निर्गत हुआ, 3:58 को तुरंत 2 मिनट के अंदर ही कैंसिल भी कर दिया गया। जो भी इन्वॉल्व कर्मी हैं इसमें जो अनुशंसा किए हैं उनके विरुद्ध एफआईआर करने का और उनके विरुद्ध सस्पेंशन भी आज कार्रवाई हो रहा है। इसके अतिरिक्त हम लोग साइबर थाना के माध्यम से यह भी कोशिश कर रहे हैं कौन ऐसा प्रयास कर रहा है कि इस प्रकार की आवेदन डाल करके क्यों किया जा रहा है, क्या कारण है, इसके पीछे कौन है, ये सभी हम लोग जांच पड़ताल करके जो भी इसमें पीछे हैं सबके विरुद्ध कार्रवाई करें। लेकिन प्रशासन की इस गड़बड़ी को तेजस्वी यादव ने इशू बनाया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में जब डॉग बाबू का निवास प्रमाण पत्र आसानी से बन सकता है तो वोटर लिस्ट के रिवीजन का काम किस तरीके से हुआ होगा, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अब आप समझ जाइए कि बिहार में एक क्या कुत्ते का नाम क्या था? डॉगी बाबू। डॉगी बाबू और कुत्ते का फोटो, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में इससे पहले भी सनी लियोनी का भी बना था।
नीतीश कुमार जी का भी बना था। तो बिहार सरकार कैसे चल रही है आप समझ सकते हैं। और ये गहन पुनरीक्षण कितना गहन हुआ है इससे भी लोग जो है अंदाजा लगा सकते हैं। नाम देखिए, डॉग बाबू नाम है, ठीक है ना, और माता जी का नाम कुटिया देवी और बाबूजी का नाम कुत्ता बाबू। ये हाल है। लेकिन आज तेजस्वी यादव को एम्बैरेस करने वाली खबर भी एक आई। आरजेडी के जो विधायक भाई वीरेंद्र पिछले हफ्ते विधानसभा में डिप्टी चीफ मिनिस्टर को उचक्का बता रहे थे, दावा कर रहे थे कि मुंगेर का खून गर्म होता है इसलिए माफी भी नहीं मांगेंगे। आज उन्हीं भाई वीरेंद्र की सारी हेकड़ी एक पंचायत सचिव ने निकाल दी। भाई वीरेंद्र ने अपनी विधानसभा क्षेत्र के एक पंचायत सचिव को किसी का डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए फोन लगाया और बड़े रौब से बोले, मैं भाई वीरेंद्र बोल रहा हूं। पंचायत सचिव ने पूछ लिया, कौन भाई वीरेंद्र? तो एमएलए साहब को गुस्सा आ गया, कहा कि तुम्हें प्रोटोकॉल नहीं मालूम, तुम विधायक को नहीं पहचानते। इसके बाद वो तू तड़ाक पर उतर आए और इसके बाद भाई वीरेंद्र इस पंचायत सचिव को धमकाने लगे, कहा तुम्हें जूतों से पीटेंगे। और इसके बाद भी जब पंचायत सचिव विधायक महोदय के इस भौकाल में नहीं आया तो भाई वीरेंद्र ने पंचायत सचिव को धमकी दी कि अब तुम्हारा ट्रांसफर नहीं होगा, कुछ और किया जाएगा। इतना सुनकर पंचायत सचिव को भी गुस्सा आ गया कि उसने कहा कि धमकी मत दीजिए, आपकी धमकी से कोई डरने वाला नहीं है। यह सुनते ही भाई वीरेंद्र की बोलती बंद हो गई। हेलो हेलो, हाँ भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। बोलिए, कौन बोल रहा है? अरे इनसे बात करना है आपको? अरे पंचायत सचिव से मैं बात करना चाह रहा हूँ। हाँ पंचायत सचिव बोल रहा हूँ, बोलिए। अरे तो भाई वीरेंद्र को तुम नहीं पहचानता है? तो कहेगा कि बोलिए। तो अपना परिचय दीजिएगा तब ना। अरे भाई वीरेंद्र का नाम परिचय देना पड़ता है? भाई वीरेंद्र मेरा नाम है, तू नहीं जानता भाई वीरेंद्र कौन है तुम्हारा? भाई वीरेंद्र मनेर का कौन है नहीं जानते हो तुम? नहीं जानकारी रहता तो ऐसे थोड़ा बतियाते हैं। कहाँ इंग्लैंड का है का तू? टेढ़िया तू है रे। आए मनेर का विधायक को नहीं जानता तुम? हाँ विधायक जी बोलिए। अरे विधायक जी बोलिए, फिर जूता से मारेंगे घींच के, समझा? तू टेप करो चाहे जू करो। तुम कह रहा कि विधायक जी बोले प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखेगा रे? प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखेगा रे? हिंदुस्तान जानता है यार। तुम कह रहे कि भाई वीरेंद्र कौन है नहीं जानते हैं? अरे बोलता क्या नहीं है? अरे तो बोलिए ना, क्या बात है? आप प्रणाम करना चाहिए। हाँ प्रणाम विधायक जी बोलिए। अरे ये रिंकी देवी का, हाँ रिंकी देवी का पति का बनना है, अविनाश कुमार का मृत्यु प्रमाण पत्र। हाँ तो बनवाइए। आवेदन मेरे पास आया हुआ है उनका। आपका आवेदन गया हुआ है? कब का? देखिए टेढ़ई से काम मत कर, तू कर्मचारी है, कर्मचारी सन काम कर। हाँ तो अभी प्रेम से बतियाइएगा तो प्रेम से बतियाएंगे, ठीक है ना? नहीं जो जहाँ जो कुछ करना रहता है करना होगा, करते रहिएगा, कोई ऐसा डर नहीं है हमको, ठीक है? सीधा बतियाइएगा, सीधा बतियाएंगे, टेढ़ी बतियाइएगा, टेढ़ी बतियाएंगे, ऐसा डरने वाला कोई यहाँ पे है नहीं। अभी अरे तुम इस तरह का भाषा बोलेगा रे? हाँ तो पहले आप ही ना उस भाषा में बोल रहे हैं। आप जनप्रतिनिधि है तो आपको पहले प्रेम से बात करना चाहिए, पूछना चाहिए कि हाँ आपके पास आवेदन। कर्मचारी बोल रहे हैं तो हम कर्मचारी बोल रहे हैं, हम कहा भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं। तो कौन भाई वीरेंद्र? हाँ तो हम नहीं जानते थे यहाँ का विधायक का क्या, विधायक जी का क्या नाम है? तू नहीं जानता है? तुम विधायक जी का नाम? हाँ नहीं जानते थे। तो तुमको नौकरी करने का अधिकार नहीं है मनेर में? जब नहीं जानता अपने प्रतिनिधि का नाम तो जाके लिखित दे दीजिए, ट्रांसफर करा दीजिए। ट्रांसफर नहीं? हाँ अब दूसरा बात हो जाएगा ना, ट्रांसफर। उतना धमकी मत दीजिए, उतना धमकी से कोई डरना ना जा रहा है। दूसरा बात हो जाए, क्या हो जाएगा? चूंकि भाई वीरेंद्र ने पंचायत सचिव संदीप कुमार को धमकी दी थी और कहा था कि तुम्हारा ट्रांसफर नहीं कुछ और होगा, इसलिए संदीप कुमार आज पटना के SC/ST थाने पहुंचे और विधायक भाई वीरेंद्र के खिलाफ केस दर्ज करवाया। माननीय विधायक जी का फोन आया और धमकी भरे शब्द का उपयोग करते हुए हमको संबोधित किया और जूता से मारने जैसे शब्द का उपयोग करते हुए धमकाए। इसी को हम आपत्ति दर्ज कराने के लिए SC/ST थाना में आए हैं।
हाँ डर लग रहा है। लास्ट में मैंने ये शब्द बोलते हुए धमकी दिए कि यहाँ मैंने ट्रांसफर के फेर में मत रहो, यहाँ पे दूसरा कुछ भी हो सकता है। दूसरा कुछ शब्द कहते हुए मैंने क्लियर ना किया कि मैंने क्या कराएंगे, निलंबित कराएंगे कि जान से मारवाएंगे। मैंने दूसरा कुछ कहते हुए, दूसरा कुछ शब्द का मैंने यूज करते हुए धमकी भरा शब्द मैंने किया। जब SC/ST एक्ट में FIR दर्ज हो गई तो भाई वीरेंद्र का खून ठंडा हो गया। भाई वीरेंद्र ने कहा कि उन्होंने किसी को कोई धमकी नहीं दी, ये सब चुनाव से पहले सरकार के इशारे पर उन्हें बदनाम करने के लिए किया गया है। उसमें कुछ सरकार के लोग लगकर हमको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है और उससे हमको लगता है कि केस भी करवाया जा रहा है। जो केस किया गया है उसमें आपके द्वारा धमकी उसको देने, कहाँ धमकी? आप ऑडियो देखिए ना, धमकी कहाँ दिया गया है? SC/ST एक्ट के तहत नहीं, आप देखिए ना उसमें कहा कि इनको धमकी भरा, तो उसमें तो देखिए ना, ऑडियो में होगा ना धमकी। तो क्या जो उस तरह धमकी देने की बात जो मैंने कभी धमकी नहीं दिया। आप देखिए, ऑडियो देखिए, मैं धमकी नहीं दिया। लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा कि भाई वीरेंद्र उस पार्टी के नेता हैं जो कट्टा बंदूक के बल पर लोगों को डराते हैं, इसलिए अगर ये फिर जीत कर आए तो वही करेंगे जो हमेशा से करते आए हैं। भाई वीरेंद्र जैसे लोग ये राजद के नेता हैं। मैंने आपको पहले कहा है कि राजद जो है ये कट्टा वाला दल है, कट्टा वाले नेता हैं ये सब। जब इनका सरकार था तो बिहार की पहचान कट्टा बनाने वाले राज्य के तौर पर, अपहरण रंगदारी वाले राज्य के तौर पर, जंगल राज वाले राज्य के तौर पर थी। तो आप इनसे सुधार की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। ये जीत कर अगर गलती से भी आ गए तो फिर से वही करेंगे जो इन्होंने पहले किया था। भाई वीरेंद्र ने पंचायत सचिव को फोन किया, वो गलत नहीं है। भाई वीरेंद्र ने पंचायत सचिव से किसी का डेथ सर्टिफिकेट बनाकर देने को कहा, यह भी गलत नहीं है। लेकिन भाई वीरेंद्र जिस अंदाज में पंचायत सचिव से बात कर रहे थे, जिस तरीके से उन्हें धमकाया, यह गलत था। हालांकि भाई वीरेंद्र को इसमें कुछ गलत लगेगा नहीं, क्योंकि यह उनका स्टाइल है, उनकी आदत है। आमतौर पर लोग ऐसे व्यवहार से डर भी जाते होंगे, MLA साहब के गाली गलौज को सह लेते होंगे। लेकिन पंचायत सचिव ने भाई वीरेंद्र की सारी गर्मी निकाल दी। इस वक्त लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी ऑपरेशन सिंदूर पर बोल रहे हैं। आपको सीधे लोकसभा लेकर चलते हैं। कितनी ऊपर आसमानों पर भारत की हिफाजत कर रहे हैं। वो नेवी का सिपाही जो समंदर में खड़ा हुआ है, उसको ये नहीं मालूम हो रहा है कि मेरा प्रधानमंत्री ऐलान नहीं किया, एक गोरे ने ऐलान किया। बड़ा ये आपके कैसा होगा ये। मैडम, मेरा सवाल हुकूमत से ये भी है कि हम कोई एडवर्सेरियल कंट्री नहीं है अमेरिका के लिए, हम दोस्त हैं, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। क्या क्या एग्रीमेंट हमने साइन नहीं किया, तो क्या ये दोस्ती निभा रहे हैं? मैडम, मैं हिस्टोरिकल एग्जांपल दे रहा हूं। क्रुश्चेव और टीटो, क्रुश्चेव ने दबाव डाला, टीटो ने कहा मैं नहीं मानता, मैं नैम ज्वाइन करूंगा। मैडम, फ्रांस और यूएसए, डिगोल को जब यूएसए ने दबाव डाला तो डिगोल ने कहा कि तुम दोस्त हो मगर हमारी खारिजा पॉलिसी आजाद ना है। मैडम, वहीं पर आप देखिए गुजराल साहब, जिसको कहते सबसे कमजोर थे, वजीर आजम थे, उन्होंने बहादुरी का मजारा है कि रिफूलिंग करने नहीं दिया। वियतनाम 20 साल यूएसए लड़ा मगर झुका नहीं, और हम उनको बोल भी नहीं पा रहे, उनको बोल भी नहीं पा रहे। हम तो कोई दुश्मन मुल्क तो नहीं है अमेरिका के, ये आपको समझने की जरूरत है। और मैडम, यहां पर वजीर खारजा ने कहा वो चीन गए, डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि चीन के इक्विपमेंट एक लाइव लैब था हमारे उनके लिए। क्या आपने कहा चीन को कि तुमने क्यों दिया पाकिस्तान को हथियार? आप नहीं कहे। और मैडम, आप जानते हैं कि रक्षा मंत्री ने कहा कि स्विफ्ट एंड प्रोपोर्शनेट। तो फिर जो इंडोनेशिया मिलिट्री अटैचे ने कहा कि हमको कहा गया मत मारो, हम सेल्फ डिफेंस में भी नहीं मार सकते थे पाकिस्तान को। और अगर आप ट्रंप के बयान को गलत कह रहे हैं कि 5 एयरक्राफ्ट नहीं गिरे, मैं यकीन करता हूं आपकी बात का। आप हमारे पायलट्स को कमेंट करिए ना, हमारे पायलट्स को कमेंट करिए कि हम अपने पायलट्स की तारीफ करते हैं, आप वो भी नहीं करना चाहते। मैं हुकूमत से जानना चाहता हूं मैडम कि क्या फ्रांस ने हमको सोर्स कोड नहीं दिया जिसकी वजह से हमारे एयरक्राफ्ट को क्या नुकसान हुआ? अब मुस्तकबिल में आप हथियार खरीदेंगे तो क्या आप सोर्स कोड हासिल करेंगे? और मैडम, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब हुकूमत दे। हमारे पास सैंक्शन जो स्क्वाड्रन है 42 है, 60 साल के बाद सिर्फ 29 काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास 25 हैं, चीन के पास 50 से ज्यादा हैं।
11 साल से आप सरकार में हैं, सबमरीन नहीं है, थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर कहां पर है आप बताइए। और मैडम FATF में लाना पड़ेगा आपको। अगर आप विश्व गुरु हैं तो हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, आप G7 के कंट्रीज को, GCC को और चचा सैम को राजी कराइए कि पाकिस्तान को, मैडम खत्म कर रहा हूं, FATF में दोबारा लाया जाए। मैडम ऑल पार्टी मीटिंग हुई, देखिए कितना कॉन्ट्रडिक्शन है केंद्र सरकार में और स्टेट सरकार में। ऑल पार्टी मीटिंग में मैं था, केंद्र सरकार ने कहा कि नहीं, बैसारन मिडोस पर तो कोई जा ही नहीं सकता, जून से पहले इजाजत लेना पड़ेगा। बाद में हमको मालूम हुआ कि साल भर खुला रहता मिडोस सिवाय बारिश और स्नो के। ये कॉन्ट्रडिक्शन है केंद्र सरकार में। वहां पे मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं मैडम आपके जरिए से कि कौमी सिक्योरिटी को, नेशनल सिक्योरिटी को, खारिजा पॉलिसी को, फॉरेन पॉलिसी को राजनीति का मुद्दा मत बनाइए, राजनीति का मुद्दा मत बनाइए। ये हमारे मुल्क में मुफाद होगा, हमारे मुल्क के इत्तेहाद और एकजुटती को आप एक वोट का जरिया मत बनाइए। और मैं एक आखिरी बात पूछ रहा हूं मैडम, क्या चीन ने हमसे कहा था कि सीज फायर कर लो? और कैसे पाकिस्तान ने हमारे पायलट्स की बातों को सुना कि हमारा कम्युनिकेशन एनक्रिप्ट नहीं है? मैडम आखिर में मैं अपने शेर से इस अपनी बात को खत्म करूंगा कि अपने ही हाथों से सर अपना कटाना है हमें, मादर हिंद पे भेंट चढ़ाना है हमें, किस तरह मरते हैं एहरार वतन भारत पर, यह तमाशा है जो दुनिया को दिखाना है हमें। ये मैं भारत की उस बहादुर फौज के नाम पे करता हूं, मुसल्ह फौज के नाम पे करता हूं। ये शेर कहने वाला कोई बीजेपी का नहीं था, ये शेर कहने वाले का नाम शेर था, शहीद अशफाकुल्लाह। मैं फिर से हुकूमत से कह रहा हूं, पाकिस्तान टेररिज्म करेगा, आप तैयार हो जाइए। आप चीन से मोहब्बत, कितना इम्बैलेंस हुआ ट्रेड का, कितना इम्बैलेंस हो रहा है चीन से। अच्छा, जब गलवान हुआ उस वक्त भी ट्रंप ने कहा था कि मैं बात करूंगा, हमने कहा नहीं बात करेंगे, जरूरत नहीं है। आज ट्रंप हमारे से पहले बोलता है। इज्जत नफ्स भी कोई चीज होती है, इख्तिदार में कोई यहां रहेगा कोई वहां रहेगा, मगर इख्तिदार में इकबाल होना चाहिए। बदबख्ती की बात यह है कि आपने इकबाल को खो दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। असदुद्दीन ओवैसी भी उन 60 डेलीगेशंस का हिस्सा थे जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में जाकर ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखा था। ओवैसी को इस्लामिक मुल्कों में भेजा गया था, वहां उन्होंने जबरदस्त तरीके से ठोस अंदाज में भारत की बात दुनिया के सामने रखी। लेकिन लोकसभा में आज इनका रुख बदला हुआ था, इन्होंने सरकार से तीखे सवाल पूछे। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर यह चर्चा आज रात 12 बजे तक चलेगी और फिर कल दोबारा शुरू होगी। विपक्ष के सारे सवालों के जवाब कल होम मिनिस्टर अमित शाह देंगे। अब बात बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर चल रहे विवाद की। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट बनाने का जो अध्यादेश जारी किया था, उसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस ऑर्डिनेंस के जरिए मंदिर की सारी व्यवस्था और मैनेजमेंट सरकार की तरफ से बनाए गए ट्रस्ट के हाथ में चली जाएगी। इसी अध्यादेश को मंदिर की मैनेजमेंट कमेटी और सेवायतों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। आज इस केस में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की डबल बेंच ने सुनवाई की। मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दलीलें दी। सिब्बल ने कहा कि बांके बिहारी मंदिर प्राइवेट टेंपल है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, सरकार एक निजी मंदिर का मैनेजमेंट अपने हाथ में कैसे ले सकती है। सिब्बल ने कहा कि मंदिर के पास 400 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिस पर सरकार अध्यादेश के जरिए कब्जा करना चाहती है, जबकि मंदिर कमेटी पर गड़बड़ी का कोई आरोप नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह मामला दान और तीर्थ क्षेत्र की डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। एक बार आप वहां जाकर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी जो प्रशासक वहां हैं वो अस्थायी हैं, टेम्पररी हैं। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में अगले हफ्ते सुनवाई करेगा। मंदिर को प्राइवेट प्रॉपर्टी और यूपी सरकार पर मंदिर पर कब्जे का आरोप लगा तो यूपी के कल्चर और टूरिज्म मिनिस्टर जयवीर सिंह ने कहा कि मंदिर सार्वजनिक संपत्ति होती है, इस मंदिर को भी दान के पैसे से ही बनाया गया है, इसलिए इसे प्राइवेट प्रॉपर्टी कहना गलत है। चूंकि बांके बिहारी मंदिर भी एक घनी बस्ती के बीच में, कुंज गलियों के बीच में, पतरी और सकरी गलियों के मध्य से होकर के श्रद्धालु जब जाते हैं तो उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक कॉरिडोर डेवलप करके वहाँ बेहतरीन व्यवस्था हम डेवलप करें। योजना ये भी है कि बेहतर प्रबंधन के लिए एक ट्रस्ट का गठन करके सुप्रबंधन वहाँ हो सके। जो मंसूबा है उसमें किसी को डैमेज करने का नहीं है, किसी पुरोहित को वहाँ से
हटाने का नहीं है। तो एक गलत फहमी उन्हें है। निजी मंदिर किसका है, नाम बता दें जरा। मंदिर तो एक सार्वजनिक मंदिर है, वो कोई हड़पने का प्रयास सरकार का थोड़ा ही है। तमाम इस तरह के मंदिर हम विकसित करके ट्रस्ट को सौंप के सारी बेहतरीन व्यवस्थापन के साथ एक अच्छा अनुभव देने का काम कर रहे हैं। उसी योजना के अंतर्गत हम मथुरा को भी शामिल किए हैं। हालांकि मंदिर के सेवायतों का दावा है कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि बांके बिहारी मंदिर उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। गोस्वामी समाज का कहना है कि इस मंदिर का निर्माण स्वामी हरिदास ने करवाया था। बांके बिहारी मंदिर का काम स्वामी हरिदास के वंशज और करीब 360 सेवायत करते रहे हैं। सेवायतों ने दावा किया कि 1939 में बनाई गई प्रबंधन योजना के तहत मंदिर का संचालन होता है, लेकिन अब सरकार अध्यादेश के जरिए मंदिर पर कब्जा करना चाहती है। असल में जिस जमीन पर यह मंदिर बना है वो जमीन गोविंद देव जी के नाम पर दर्ज है। गोस्वामी परिवार के मुताबिक भरतपुर के राजा रतन सिंह ने मंदिर बनाने के लिए जमीन दान दी थी। 1863 में स्वामी हरिदास गोस्वामी ने बांके बिहारी मंदिर बनवाना शुरू किया। स्वामी हरिदास के वंशज और मंदिर के सेवायत आचार्य आनंद वल्लभ गोस्वामी ने कहा कि 1883 में बुलंदशहर के कलेक्टर रहे FS ग्राउज ने अपनी किताब में लिखा है कि स्वामी हरिदास का परिवार ही इस मंदिर का स्वामी है। हालांकि आनंद वल्लभ गोस्वामी का कहना है कि गोविंद देव कोई व्यक्ति नहीं है, स्वयं भगवान है और वृंदावन की ज्यादातर जमीन भगवान के नाम पर ही है। बिहारी जी का मंदिर जो इस समय बना हुआ है, ये बांके बिहारी के जितने भी सेवायत हैं, हम गोस्वामी हैं, स्वामी हरिदास जी के वंशज हमने अपने पैसे से बनाया है। आप देखिए, एक इतिहास है, ग्रंथ है, FM ग्राउस का ग्रंथ है, जो कलेक्टर थे उस समय के 200 वर्ष पुराने। उस समय उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ में लिखा है कि गोस्वामियों ने अपने धन से 60,000 रुपया एकत्र करके, अपने धन से, अपने सेवायतों से, पुजारियों से, सेवकों से लेकर के, और कुछ हमने भी थोड़ा सा सोना चांदी बेच बाच करके जैसे तैसे हमने मंदिर खड़ा किया गया। और मंदिर जो बना वो रतन सिंह से थे, एक इनका बगीचा था, रतन सिंह का बगीचा हमको दान में मिला, उस बिहारी जी की सेवा कर रहे हैं हम। पूरा वृंदावन ही नष्ट करके कॉरिडोर बना दोगे क्या? कॉरिडोर कोई विकल्प नहीं है, विकल्प व्यवस्था है। व्यवस्था बन जाए, कोई कॉरिडोर की आवश्यकता नहीं है। फिर भी कॉरिडोर बनाना है, यमुना किनारे बनाओ ना, जमीन पड़ी है उनके पास। अब इस मामले में धर्म रक्षा संघ के लोग भी गोस्वामी समाज के पक्ष में आ गए हैं। धर्म रक्षा संघ के अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा कि सरकार की नीयत अगर कॉरिडोर बनाने की है तो उसके लिए बातचीत का रास्ता खोला है, लेकिन ट्रस्ट बनाकर सरकार गोस्वामी समाज की धार्मिक आस्था में अतिक्रमण कर रही है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सारे के सारे अधिकार सरकार के पास हैं ट्रस्टियों को अपॉइंट करने के, कि कोई कौन ट्रस्टी होगा। तो पदेन जो ट्रस्टी हैं वो सरकार के नुमाइंदे होंगे। जो 7 पदेन ट्रस्टी हैं वो तो जो उनके ऊपर से आदेश होगा उन्हें करना पड़ेगा, राजी राजी नहीं तो गैर राजी। अब बचे हुए जो 7 के बाद में 11 ट्रस्टी हैं, तो वो भी सरकार अपनी तरफ से ही उनको अपॉइंट करेगी। तो जो सरकार कर रही है, तो इसका मतलब कि आज जिसकी भी सरकार है वो अपने पिट्ठुओं को ही उसमें भर्ती करेगी 3 साल के लिए। कॉरिडोर के लिए दिक्कत इतनी नहीं आएगी। अभी भी मैं बता रहा हूँ, सरकार आए, बैठे, बात करे, कॉरिडोर बन जाएगा। हमारे लिए जो चिंता का विषय है वो जो सरकारीकरण होने जा रहा है, जो अधिग्रहण होने जा रहा है, क्योंकि ये पूरी तरीके से बिहारी जी के मंदिर पे पहले कब्जा करना चाहते हैं, यहाँ की संपत्ति पे कब्जा करना चाहते हैं, और इसके बाद ये बिहारी जी की जो श्री विग्रह है, जो स्वामी हरदास जी ने प्रकट की थी, और पिछले 500 साल से लगातार हरदास जी के जो वंशज हैं, उनके भाई जगन्नाथ जी के जो भी वंशज हैं, वो सेवा पूजा इसकी करते आए हैं। और आप ये समझ लीजिए कि सेवा पूजा मतलब आसान बात नहीं है। श्री बांके बिहारी जी के दुनिया भर में करोड़ों भक्त हैं। हर भक्त चाहता है कि वो मंदिर की अच्छी व्यवस्था देखे, भगवान के दर्शन आसानी से हों, वृंदावन का विकास हो, वृंदावन की गलियों में फैली गंदगी खत्म हो। इसलिए बांके बिहारी कॉरिडोर बनना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। जब गोस्वामी समाज भी ये मान रहा है कि पूरा मथुरा, पूरा वृंदावन ही बिहारी जी का है, तो फिर मंदिर को प्राइवेट प्रॉपर्टी बताना गलत ही है। और रही बात बिहारी जी की सेवा की, पूजा पाठ की, मंदिर के दान की, आसपास की दुकानों की, तो सरकार पहले ही कह चुकी है कि पूजा पाठ का काम गोस्वामी समाज के पास ही रहेगा। दान के पैसे का मैनेजमेंट भी सेवायत ही करेंगे। और जिन गोस्वामियों की मंदिर के आसपास दुकानें हैं,
जो कॉरिडोर बनने से हटेंगी उन्हें उसका उचित मुआवजा दिया जाएगा। कॉरिडोर में दुकानें भी दी जाएंगी। फिर कॉरिडोर बनने का विरोध क्यों किया जा रहा है, यह समझ से बाहर है। मुंबई से आज एक बहुत दर्दनाक खबर आई। मुंबई में सड़क के गड्ढे की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई। ये एक्सीडेंट पवई में जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड पर हुआ। लालू गंगाराम कामले अपनी स्कूटी पर अंधेरी से विक्रोली की तरफ जा रहे थे। सड़क पर बारिश का पानी जमा था, बारिश का मौसम था, सड़कों पर गड्ढों में भी पानी भर गया था और इसी गड्ढे में लालू कामले की स्कूटी गिर गई। डिसबैलेंस होकर लालू कामले भी सड़क पर गिर गए। पीछे से एक डंपर आ रहा था, उसने कामले को कुचल दिया। मौके पर ही उनकी जान चली गई। पवई पुलिस ने इस मामले में डंपर के ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया है। लेकिन सवाल लालू गंगाराम कामले के घर वालों का है कि लालू कामले की मौत के लिए जिम्मेदार बीएमसी है। बीएमसी की लापरवाही की वजह से सड़कों पर इतने गड्ढे हैं, आए दिन लोग ऐसे हादसों का शिकार होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बीएमसी का इस साल का बजट करीब 75,000 करोड़ रुपए है। हर साल बीएमसी सड़क पर गड्ढे भरने के नाम पर करीब 1,000 करोड़ रुपए खर्चती है। पिछले 24 सालों में बीएमसी गड्ढे भरने में 22,000 करोड़ रुपए लगा चुकी है, लेकिन गड्ढे आज तक भर नहीं पाए।